हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है आपका राजस्थान एपीओ का। हमने स्टूडेंट नया बैच लॉन्च किया है राजस्थान एपीओ का, जिसका आज ये डेमो लेक्चर है। ओके, ये आपका लेक्चर हम बीएनएसएस ओरिएंटेड रखेंगे। बीएनएसएस की आपकी आज की क्लास रहेगी। स्टूडेंट, अगर आप लेक्चर सुनने से पहले अपने बेयर एक्ट ले लीजिए। बीएनएसएस का बेयर एक्ट आप रख लीजिए अपने साथ में प्लस में एक पेंसिल आप अपने पास रखिए। ठीक है, जो की पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो आपको इसमें जॉइंट कर लीजिए। ठीक है, अपने बेयर एक्ट में लिख लीजिए। बाद में आपको इसकी पीपीटी भी हम प्रोवाइड करा देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने स्टूडेंट ये इनिशिएटिव लिया है कि हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हमने नोट्स आपके प्रोवाइड कराए हैं। तो हम देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज का लेक्चर है आपका बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, पहले हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1। ठीक है, इससे रिलेटेड जो आपके केस लॉज है वो भी हम देखेंगे, ताकि आपको प्री प्लस मेंस दोनों के ही नोट्स आपको एक साथ मिल जाए, प्लस हम इन दोनों की ही तैयारी आपको एक साथ कराएं। अलग अलग तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिए, प्री के साथ ही मेंस के नोट्स को रिवाइज करते हुए चलें। फिर हम देखेंगे सेक्शन नंबर 2, परिभाषाएं। जो नई डेफिनेशंस ऐड हुई है उनको भी हमने काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे आपके जो आपके क्या है, डिफ्रेंशिएट्स हैं। ठीक है, जो भी आपके डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, जो भी आपका अंतर बताया हुआ है कोई भी दो डेफिनेशंस के बीच में, उनको हम देखेंगे। ठीक है, फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हमने सेपरेट नोट्स आपके प्रोवाइड कराए हैं। जो आपकी मैगजीन है जेल इज़ अ रूल एंड बेल इज़ अ एक्सेप्शन, उसको भी आज हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि कौन सी आपकी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, और फिर लास्ट में हम इस बैच के बारे में आपको बताएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का ये आपका एक्ट है। ठीक है, 2023 का ये आपका एक्ट है। इस एक्ट में क्या है, हाईलाइट कर देती हूँ मैं। एक्ट का नंबर है आपका 46 नंबर का ये एक्ट है आपका। 2023 में जितने भी एक्ट आपके ऐड हुए हैं उनमें से जो 46 नंबर का एक्ट है वो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है। इसको आपकी प्रेसिडेंट ने असेंट कब दी है, 25 दिसंबर 2023 को। याद करने का तरीका क्या है, 25 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, हम मनाते हैं उस दिन क्रिसमस डे। ठीक है, तो क्रिसमस मनाते हैं तो क्या किया, हमें क्या मिला, प्रेजेंट मिला, एक गिफ्ट मिला। किसने गिफ्ट दिया, प्रेसिडेंट ने। याद करने का तरीका है कि प्रेसिडेंट ने हमको गिफ्ट दिया है 25 दिसंबर को ये। ठीक है, फिर उसके बाद है ये लागू कब से हुआ, ये लागू हुआ आपका 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है कि पहले आपका बनता है बिल कौन बनाता है, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट आपकी बिल बनाती है। उसके बाद वो क्या लेती है, असेंट लेती है, सहमति लेती है प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट से सहमति कब मिली इस एक्ट को, हमने देखा 25 दिसंबर को। इसके बाद क्या हुआ, ये आपका बन गया एक्ट। ठीक है, सहमति मिलने के बाद ये आपका एक्ट बन जाता है। और ये एक्ट कब बना आपका, 1 जुलाई 2024 को। ओके, टोटल सेक्शंस कितने हैं इसके अंदर आपके, टोटल सेक्शन है 531 सेक्शंस, टोटल चैप्टर 39 चैप्टर्स, और टोटल शेड्यूल कितने हैं, 2। स्टूडेंट, आप सब ने बेयर एक्ट अपना रखा हुआ है, तो बेयर एक्ट के एकदम लास्ट में देखिए आपको वहाँ पे मिलेंगे शेड्यूल, यानी 2 अनुसूचियाँ आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, वीडियो पॉज करके 1 मिनट आप देखिए, आपको साथ के साथ ही समझ आ जाएगा। उसके अंदर देखिए जो आपको फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, आपके 2 क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, वर्गीकरण 1 और वर्गीकरण 2। ठीक है, वर्गीकरण 1 क्या बताता है, ऑफेंस अंडर बीएनएस, जो आपके भारतीय न्याय संहिता के जितने भी आपके अपराध है उनके बारे में बताया है। क्या बताया हुआ है कि क्या ये अपराध आपका कॉग्निजेबल है, संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय। ठीक है, कॉग्निजेबल और नॉट कॉग्निजेबल, बेलेबल या नॉन बेलेबल, जमानती या अजमानती।
प्लस इसको कौन आपका किसके पास जुरिडिक्शंस है, इन मामलों को सुनने का किनके पास अधिकार है, कौन से मजिस्ट्रेट इस मामले को सुनेंगे। तो ये सारे जो प्रोविजंस है आपके किस में दिए हुए, आपके शेड्यूल नंबर 1 में ये बताया हुआ है। फिर है आपका क्लासिफिकेशन 2, वर्गीकरण 2। इसमें हमने क्या बताया, ऑफेंस अगेंस्ट अदर लॉज। बीएनएस के अलावा जितने भी आपके लॉज हैं, बीएनएस के अलावा जितने भी आपके कानून हैं, अगर उसमें कोई आपका ऑफेंस दिया हुआ है तो वहाँ पे हम कैसे आपका बीएनएसएस अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर लीजिए, यहाँ नोट में आपसे मिस हो गया है मेरे से, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऐड कीजिए आप यहाँ पे कि जो आपका सेकंड शेड्यूल है उसमें टोटल कितने फॉर्म्स है। ठीक है, आप देखेंगे वहाँ पे प्रारूप यानी फॉर्म्स की बात हुई है कि अगर आपको कोई भी अप्लाई करना है कुछ भी चीज़ तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा। तो वहाँ पे टोटल कितने फॉर्म्स आपको दिए हुए हैं, टोटल फॉर्म्स है आपके 58। ठीक है, टोटल आपके 58 फॉर्म्स है। पहले बात की जाए सीआरपीसी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 56 थे, अब कितने हो गए आपके बीएनएसएस में 58 हो गया। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों आएगा, एक को आप डिटेल में समझ लीजिए तो जो अगला होगा वो आपको जल्दी से आसान से याद हो जाएगा। जो पॉइंट ऐड हुआ है वो बताते रहूँगी, जो पॉइंट हट चुके हैं वो आपको स्पेशली मेंशन कर देंगे। ठीक है, ताकि आपके दोनों जो एक्ट्स है साथ ही साथ याद हो जाए। ये कैसा है एक्ट आपका, बीएनएसएस की बात की जाए तो ये आपका प्रोसीजर लॉ है। थोड़ा मैं समझाती हूँ, जो बच्चे अभी पहली बार पढ़ रहे हैं बीएनएसएस उनके लिए, कि जो आपके एक्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होता है प्रोसीजरल, ठीक है, एक होता है आपका सब्सटेंटिव। प्रोसीजर क्या है, जो हमें प्रोसेस बताता है कि आपको कैसे ये एक्ट अप्लाई करना है, आपको किन चीज़ों का पालन करना है, कैसे आपको प्रोसीडिंग करनी है, ट्रायल कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, तो वो सारे आपके प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, वो होता है आपके प्रोसीजर लॉ। जैसे बीएनएसएस, इस एक्ट में आप क्या पढ़ते हैं, इस एक्ट में आप यही तो पढ़ते हैं कि कैसे आप क्या करेंगे, अरेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, आप ट्रायल कैसे करेंगे, प्रोसीडिंग कैसे लेंगे। तो ये सारे आपके बीएनएसएस के बारे में जो हमें प्रोसेस बताता है, प्रक्रिया बताता है। या फिर आपका सिविल की बात की जाए तो सीपीसी हमें क्या बताता है, कैसे आप समन भेजेंगे, ठीक है, कैसे आप एग्जामिनेशन करेंगे, आप अपील में कैसे जाएंगे, तो वो सारे मामले आपके सीपीसी में कवर होते हैं। ये हमें एक टाइप से प्रक्रियाएं बताते हैं। फिर बात आती है आपके सब्सटेंटिव लॉ की। सब्सटेंटिव लॉ है आपका बीएनएस, पोक्सो, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, पोक्सो, आपका पोश एक्ट। ये जो एक्ट है आपके, इसमें हमें क्या बताया है, इसमें हमें बताया कि क्या आपके ऑफेंसेस होंगे और उस ऑफेंसेस की क्या आपकी पनिशमेंट्स होगी। ठीक है, उस ऑफेंसेस की क्या आपकी पनिशमेंट होगी, तो वो आपके क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। यहाँ पे स्टूडेंट बात की जाए पोक्सो की, तो पोक्सो एक तरह से आपका प्रोसीजर लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, जब हम पोक्सो पढ़ेंगे, आपके एपीओ में ऐड है ये सिलेबस, तब हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये आपको प्रोसेसिव बताता है। तो ये आपका दोनों है, ये आपका प्रोसीजर लॉ भी है और ये आपका सब्सटेंटिव लॉ भी है। ठीक है, तो एक तरह से जो आपका पोक्सो है वो क्या है आपका, आप पोक्सो को एडजेक्टिव लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव लॉ भी इसको कहा जाता है, जो दोनों होता है, प्रोसीजर या सब्सटेंटिव। ठीक है, तो हमारा जो बीएनएसएस है वो कैसा है, वो आपका प्रोसीजर लॉ है। इसने किसको रिपील किया, आप सबको पता है इसने किसको रिपील किया है, सीआरपीसी 1973 को इसने हटा दिया है, रिपील कर दिया है। अब हम यहीं देख लेते हैं सीआरपीसी के बारे में। ठीक है, ताकि आपको अलग से नोट्स ना बनाने पड़े, तो हमने इसमें ऐड कर दिया। हाईलाइटर चेंज कर देती हूँ। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सॉरी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, 1973। एक्ट नंबर क्या है, 2। एक्ट नंबर क्या है, 2। एनेक्टेड कब हुआ, 25 जनवरी 1974 को। अब इसके क्या है, देखो ये पहले आया था, ये एक्ट पहले था, तो दिसंबर से पहले क्या आएगा, ठीक है, अगला जो मंथ आ जाएगा, तो हमने क्या किया, दिसंबर फिर जनवरी, ऐसे याद कर लो कि बीएनएसएस किसको हटा दिया है, इसने पुराने साल को हटा दिया। तो ये हो गया, सीआरपीसी को इसने हटा दिया है, तो सेम है 25 जनवरी, उसका क्या था 25 दिसंबर। ठीक है,
या हमने ऐसे याद करो कि हमने उसको BNSS पहले पढ़ा है तो वो दिसंबर में हमने पढ़ा BNSS, और अब हम CRPC पढ़ रहे हैं तो हम जनवरी में पढ़ रहे हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, अगर ट्रिक्स अच्छी लगती है, याद होती है तो इसको याद कर लेना। कमेंसमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल 1974 को। 1 अप्रैल 1974 नया साल लागू होता है एक तरह से, ठीक है, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर है वो लागू होता है, तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं 1 अप्रैल 1974 में ये लागू हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं। अब आप सेक्शंस में कंपेयर करना। सेक्शन यहाँ पे पहले कितने थे? 484, 4 8 4, अब कितने हो गए? 531, ठीक है। पहले चैप्टर कितने थे? चैप्टर थे पहले आपके 37, अब हो गए हैं 39, 2 चैप्टर आपके इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके रखना, याद हो जाएगा। रिपील किसको किया था इसने किया था CRPC 1898 को रिपील, ओके। तो ये आपके की पॉइंट्स है, आपको नोट्स इसके प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फिर है आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बात करता है प्रीलिमिनरी की, प्रारंभिक। टोटल कितने आपके इसके सेक्शंस है? 1 से 5, ठीक है। टोटल 5 सेक्शंस आपके इसके अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है। आपने इसको अगर डिटेल में पढ़ लिया तो आपने आधे से ज़्यादा BNSS कवर कर लिया, ओके। अब आप अपने बेरेक्ट में देखिए, सेक्शन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। जैसे आपको नॉर्मल सेक्शन नंबर 1 क्या बताता है? सेक्शन नंबर 1 आपको हमेशा बताएगा कि एक्ट का नाम क्या होगा। तो स्टूडेंट, इस एक्ट का नेम क्या है? इस एक्ट का नेम है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अप्लाई होगा होल ऑफ इंडिया पे, संपूर्ण भारत पे ये अप्लाई होगा, लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा, किस पे अप्लाई नहीं होगा? तो ये अप्लाई नहीं होगा आपका नागालैंड पे और ट्राइबल एरिया पे, ठीक है, इन पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट, ये लाइन आप एक बार ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब हम खुद से बेयर एक्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं तो हम उसको गलत इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार ये लाइन पढ़िए आप। लाइन क्या लिखी है यहाँ पे? चैप्टर नंबर 9, 11, 12 ये चैप्टर अप्लाई होंगे। ये 3 चैप्टर है, ये आपके अप्लाई होंगे, बाकी BNSS नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। बाकी जो BNSS है वो अप्लाई नहीं होगा। तो 3 कौन से चैप्टर है? चैप्टर नंबर 9, 11, 12 ये अप्लाई होंगे। किस पे अप्लाई होंगे? नागालैंड पे और आपके ट्राइबल एरिया पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या अप्लाई होता है? तो ये 3 चैप्टर आपके अप्लाई होते हैं नागालैंड, ट्राइबल एरिया पे, और जो बाकी आपके BNSS है वो अप्लाई नहीं होता है। अब आप अगर मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो मेंस के आंसर में आप ये भी लिख लीजिए कि चैप्टर नंबर 9 की हेडिंग क्या है, चैप्टर नंबर 11 की हेडिंग क्या है, चैप्टर नंबर 12 की हेडिंग क्या है, ठीक है। मेंस के आंसर राइटिंग में आप ऐसे लिख के आ सकते हैं। अगर आपने मेंशन किया है चैप्टर, आपको चैप्टर का नेम याद है तो आप उसको भी लिख लेना, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। हमने क्या किया? हम ले रहे हैं सिक्योरिटी ले रहे हैं, किसके लिए? ताकि आप पीस बनाए रखें और गुड बिहेवियर बनाए रखें। इसके लिए हमने क्या लिया? प्रतिभूति ली है। चैप्टर नंबर 11 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। हम लोक व्यवस्था और पर शांति बनाए रखना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 12 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। पुलिस का निवारक कार्य, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपके हैं। फिर हम देखते हैं ट्राइबल एरियाज की, ठीक है। ट्राइबल एरिया जनजाति क्षेत्र की हमने बात की। ट्राइबल एरियाज में क्या आएगा? कौन से एरिया आपके ट्राइबल एरिया माने जाएंगे और कौन से नहीं माने जाएंगे? तो इन्होंने कहा कि 21 जनवरी 1972 से पहले, ठीक है, जो इंक्लूड थे असम के अंदर, जो इंक्लूड थे वो आपके माने जाएंगे ट्राइबल एरियाज। असम की बात जब हम करते हैं तो हम देखते हैं 6th अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल हम देखेंगे किसका, इसको मैं थोड़ा ऊपर, 6th अनुसूची, 6ठी अनुसूची आप देखेंगे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की आप 6th अनुसूची देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा असम के बारे में। तो इसका जो पहला नंबर 20 है वो असम के बारे में बताता है। तो जो इसके अंदर इंक्लूड हुए थे, इस शेड्यूल के अंदर जो इंक्लूड हुए थे आपके कब? 21 जनवरी 1972 को, तो वो भी आपका इसमें जनजातीय क्षेत्र में आएंगे, ट्राइबल एरियाज में आपके आएंगे। और शामिल क्या नहीं होगा? शामिल नहीं होंगे, क्या चीज़ शामिल नहीं होंगे आपके? लोकल लिमिट ऑफ म्यूनसिपल पार्टी ऑफ शिलोंग। शिलोंग की जो आपकी म्यूनसिपैलिटी है वो इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन नंबर 1 था। डिटेल नोट्स आपको दिए गए हैं।
नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ आपके केसेस। ठीक है, लैंडमार्क केसेस। स्टूडेंट ये जो 5 केस है आपके, इनमें से जो पहले 2 केस है, इसमें जो ये पहले 2 केस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। बाकी 3 जो लास्ट वाले केसेस है आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। तो केस क्या है, स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह, चांग वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड, माओ वर्सेस सुप्रिटेंडेंट, ठीक है, सप्तवाना वर्सेस स्टेट ऑफ असम, नागा पीपल्स ऑफ ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट ये जो 5 केस है इसमें क्या बात कही गई, इसमें कहा गया कि नागालैंड पर आपका बीएनएसएस लागू नहीं होगा। ठीक है, तो नागालैंड पर आपका बीएनएसएस लागू नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये था आपका सेक्शन नंबर 1। ओके, अब हम पढ़ते हैं आपके सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बीएनएसएस का। ओके, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशंस, परिभाषाएं। पहला है आपका, ये नया ऐड हुआ है। ठीक है, पहली डेफिनेशन आपकी नई ऐड हुई है 21A। अब ए से आप क्या याद कीजिए, यहाँ पे ए है तो ए से हमने याद किया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, ए से ही बना ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो 21A किसके बारे में बताता है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में बताता है, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक स्थान के बारे में। ठीक है, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। हम क्या कर रहे हैं, इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर आपने यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होता है, आप अपना टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना कैमरा यूज़ कर रहे हैं, वीडियो कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कैमरा अगर आप यूज़ कर रहे हैं एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, किसके लिए, आपके 2 पर्पस है, 2 कारण के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। पहला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप चाहते हैं कोई वीडियो बनाई जाए। ठीक है, वो वीडियो से आप करना क्या चाहते हैं, आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, किसी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, सर्च या सीजर करना चाहते हैं, एविडेंस को सर्च करना चाहते हैं या उनको जब्त करना चाहते हैं, तो वो भी आपके इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आप चाहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपका जाए, ट्रांसमिटेड हो, तो वो भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। फॉर अदर पर्पस, या किसी और कारण से आप यूज़ कर रहे हैं ये डिवाइसेस, जो कारण आपके स्टेट गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं। ठीक है, जो कारण आपके स्टेट गवर्नमेंट ने बताए हैं। स्टूडेंट आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, कहीं पे भी अगर आपको ये वर्ड मिले SG, तो इसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हमने नोट्स में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है, ताकि आपके नोट्स ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो SG का मतलब हमारा रहेगा राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स। कोई और पर्पज जो आपके स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है तो वो भी आपका इंक्लूड होगा कम्युनिकेशन डिवाइस में। नेक्स्ट, ये भी आपका नया ऐड हुआ है 21B, बेल। अब बी से आप बेल याद कर लेना। ठीक है, बी से बेल नया ऐड हुआ है, तो बी से बेल। बेल का क्या मतलब होता है, बेल का मतलब है आपका जमानत। ठीक है, जमानत हम क्या कहते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कोर्ट ने किसी व्यक्ति को, पुलिस ने किसी व्यक्ति को अगर अपनी कस्टडी में रखा हुआ है और हम उनको छोड़ रहे हैं तो क्या कहेंगे, जमानत हमने दी है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से पर्सन इसमें इंक्लूड है। तो जमानत 2 व्यक्ति की होगी, एक तो होंगे आपके एक्यूज्ड, ठीक है, अभियुक्त। एक व्यक्ति एक्यूज्ड है आपका और एक व्यक्ति सस्पेक्टेड है, संदिग्ध है। तो ये 2 व्यक्तियों को आप रिलीज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कहाँ से, कस्टडी ऑफ लॉ से। कस्टडी ऑफ लॉ का क्या मतलब है, कस्टडी ऑफ लॉ का मतलब है आपका या तो आपकी पुलिस कस्टडी, ठीक है, या तो आपकी पुलिस कस्टडी या आपकी जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी की बात हमने की है। ओके, आप पुलिस कस्टडी से या जुडिशियल कस्टडी से किसी व्यक्ति को रिलीज करते हैं, चाहे वो एक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड है, उस पर कुछ कंडीशंस इम्पोज करके आप कोई शर्तें उस पर लगा रहे हैं, कंडीशंस लगा रहे हैं, तो कंडीशंस आप कहेंगे हमने उसको क्या दिया है, बेल दिया है। अब कंडीशन आपकी लगाएगा कौन, कौन इस कंडीशन को लगाएगा आपके। ठीक है, कंडीशन लगाई जाएगी किसके द्वारा, या तो ऑफिसर के द्वारा, कोई अधिकारी है, ठीक है, जिसको हमने अधिकार दिया है, या कोई पुलिस ऑफिसर है तो उसके द्वारा, या कोई कोर्ट के द्वारा। न्यायालय अगर कोई कंडीशन लगाता है तो भी हम कहेंगे कि हमने क्या किया, बेल दी है। ओके, किसके द्वारा, मतलब आपने कंडीशन लगाई तो कंडीशन के लिए आप कुछ तो चीज़ भरवाएंगे उससे,
तो आपने क्या भरवाया, या तो बॉन्ड भरवाया या बेल बॉन्ड भरवाया, ठीक है। जो आप डॉक्यूमेंट भरते हैं जमानत के टाइम पे, बेल या बेल बॉन्ड, तो वो इसके अंदर आपका इंक्लूड है। ओके, ये आपकी डेफिनेशन होगी 21B। इजी डेफिनेशन है, 2 मिनट वीडियो पॉज करके भी इसको दोबारा आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, 21D बेल बॉन्ड, ठीक है। 21D बेल बॉन्ड, जो सेम डेफिनेशन है, हम एक साथ उसको पढ़ते रहेंगे। जो आपकी डेफिनेशन थोड़ी सी ओल्ड है उसको हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। 21D बेल बॉन्ड, अब देखिए यहाँ पे भी आपका डी है और यहाँ पे भी डी, ठीक है। तो याद करने का बॉन्ड, बेल बॉन्ड जो है आपका इसमें है। कैसे याद करेंगे, पहले आया बेल, फिर बेल के बाद हमने क्या लगा दिया, बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। बेल के बाद लगा आपका बेल बॉन्ड और फिर ये बॉन्ड। तो ये हायरार्की है इसकी, ठीक है। पहले बेल आएगी, फिर बेल बॉन्ड आएगा और फिर बॉन्ड आएगा। तो 21D बताता है बेल बॉन्ड के बारे में, जमानत पत्र के बारे में। जब आप बेल बॉन्ड भरवाते हैं तो आप लेते हैं 2 जमानती या 2 श्योरिटी आप लेते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति आके आपके एक्यूज्ड या सस्पेक्टेड पर्सन की क्या लेता है, लायबिलिटी लेता है, कि अगर ये व्यक्ति नहीं आएगा तो इसको मैं लेके आऊँगा, ठीक है। अगर इसने कोई ऑफेंस किया तो इसकी जो लायबिलिटी होगी वो मैं आपको पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो फाइन अगर आपने इम्पोज किया तो मैं दूंगा। तो श्योरिटी हमने क्या करते हैं, 2 प्रतिभूति लाते हैं। नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो जमानती हम लेके आते हैं, जो इस पर्सन का क्या लेता है, लायबिलिटी लेता है, ठीक है, दायित्व लेता है उस व्यक्ति का। तो बेल बॉन्ड हम किससे करें, एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपकी, रिलीज विथ श्योरिटी, हमने प्रतिभूति से इसको रिलीज करते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका 21E बॉन्ड। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 21E लिखा है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है आपका सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 1 क्लोज ई, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज ई, इसको ऐसे पढ़ेंगे आप, ठीक है। कहीं सीधा ऐसे लिखा था 2A 2B, तो आप जल्दबाजी में ये ऑप्शन टिक मत करके आना, ये गलत है ऑप्शन। ऑप्शन आपका सही क्या है, 21E। ओके, 21E बात करता है बॉन्ड के बारे में, यानी बंध पत्र के बारे में। इसमें क्या है, इसमें जो पर्सन है वो खुद ही सिक्योरिटी ले रहा है, कोई अन्य व्यक्ति आके उस व्यक्ति की सिक्योरिटी नहीं लेता, वो व्यक्ति खुद से ही खुद की क्या ले रहा है, सिक्योरिटी ले रहा है। तो ये क्या है, एक पर्सनल बॉन्ड है आपका, व्यक्ति खुद से ही खुद का बॉन्ड भरवा रहा है, ठीक है। रिलीज विदाउट श्योरिटी, ये क्या है, बिना श्योरिटी के आपको रिलीज किया जाता है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमने बात की आपकी बेल के बारे में, ठीक है। तो बेल से रिलेटेड फिर आपका नेक्स्ट जो आता है सेक्शन, वो है आपका 21C। हमने देखा बेल के बारे में, बेल बॉन्ड और बॉन्ड। अब हम बढ़ते हैं बेलेबल ऑफेंस, कि कौन से ऑफेंस आपके बेलेबल है और कौन से ऑफेंस आपके नॉन बेलेबल है, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस कौन से है और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से है, जमानती और अजमानती अपराध कौन से है। ये दोनों ही डेफिनेशंस आपको एक ही सेक्शन में मिल जाएगी, सेक्शन 21C। दोनों डेफिनेशंस आपको एक ही सेक्शन में दी हुई है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि बेल वो है, बेलेबल ऑफेंस वो है जो आपके फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं। हमने देखा था लास्ट में आपके एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में हमें बताया है कि कौन सा ऑफेंस आपका बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस आपका नॉन बेलेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल हमें बताता है इसके बारे में। बेलेबल बाय एनी अदर लॉ, या कोई और विधि ऐसी है आपकी जो आपको बताता है कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो क्या दोस्त आपके देखिए, फर्स्ट शेड्यूल आपको देखना होगा या अन्य विधि आपको देखनी होगी, ठीक है। एनी अदर लॉ आपको देखना होगा इस बात को डिसाइड करने के लिए कि कौन सा आपका बेल बॉन्ड है और कौन सा बेलेबल ऑफेंस है और कौन सा आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब स्टूडेंट, आपके यहाँ पे एक डिफरेंस का चार्ट बना हुआ है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेल कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट्स। स्टूडेंट, आप अभी मत ये समझना कि भाई हम तो पहले प्री की तैयारी करेंगे फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, अभी आप क्या करें, ये फ्लो बना हुआ है आपका, आप जब पढ़ रहे हैं प्री के बारे में तो आपका फ्लो बना हुआ है, तो उस टाइम अगर आपने मेंस का पढ़ लिया है तो फ्यूचर में आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तब आपको बर्डन होगा कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको काफ़ी कुछ पढ़ना होगा। आपने अब साथ में ही पढ़ लिया अगर इसको, तो आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है।
दोबारा नोट्स बनाने की तो जरूरत है नहीं, आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो नोट्स आपके पास होंगे, आप एक बार इसको समझ लीजिए। स्टार्ट करते हैं बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में, ठीक है। बेल कैन बी क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट्स। बेल क्या है? आपका एक अधिकार है, बेल आपका एक अधिकार है। एंड कोर्ट हैज नो डिस्क्रिप्शन बट टू ग्रांट बेल। अगर आपका ऑफेंस जमानतीय है, बेलेबल है, तो कोर्ट को आपको बेल देनी होगी। कोर्ट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, उनके राइट बन जाता है, उनका लायबिलिटी बन जाती है कि आपको बेल देनी ही है, ठीक है, वो आपका एक राइट हो जाता है। द कोर्ट, अब देखते हैं अजमानती। द कोर्ट हैज फुल डिस्क्रिप्शन टू ग्रांट बेल। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, कोर्ट चाहे तो आपको बेल दे, कोर्ट ना चाहे तो आपको बेल ना दे, ठीक है। हाउएवर सच एक्शन मस्ट बी एक्सरसाइज ऑन साउंड जुडिशियल प्रिंसिपल। हमने ये जो आपके जुडिशियल माइंड अप्लाई किया जाएगा कि आपको बेल देनी है या नहीं देनी है, उस पर हम कुछ प्रिंसिपल्स सिद्धांत देखेंगे, फिर इस बात का डिसाइड करेंगे, ठीक है। सेकंड, द पुलिस ऑफिसर इज आल्सो एम्पावर्ड टू ग्रांट बेल इन बेलेबल ऑफेंस। हमने देखा था कि जो बेल है आपकी वो कोई ऑफिसर भी दे सकता है, तो ये बात लिखी हुई है कि पुलिस ऑफिसर भी आपकी बेल दे सकते हैं अंडर सेक्शन 478 ऑफ BNSS, ठीक है। इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ओनली कोर्ट, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट, ओनली कोर्ट कैन ग्रांट बेल, ठीक है, सिर्फ कोर्ट ही आपका बेल दे सकता है नॉन बेलेबल मामले में, चाहे भी वो आपका सेक्शन 480 हो चाहे 483 हो BNSS का, ठीक है। एंटिसिपेटरी बेल हो या हाई कोर्ट या सेशन जज आपको बेल दे रहा है, वो वाले मामले अगर आपके हैं तो भी क्या कहा जाएगा, बेल आपका कोर्ट ही देगा। थर्ड, बेलेबल ऑफेंस आर लेस सीरियस इन नेचर। जो आपके जमानती अपराध है वो कम सीरियस नेचर के है, तब हम उन पर डायरेक्टली बेल आपके दे सकते हैं, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस आपके कम सीरियस है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस जो आपके हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, वो अजमानती है, उनमें हाथों हाथ बेल नहीं दी जाती। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिसिपेटरी, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इज नॉन एप्लीकेबल टू बेलेबल ऑफेंस। एंटिसिपेटरी बेल का यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं है, लेकिन अजमानती अपराध में आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे 2 मिनट वीडियो पॉज करके देख लीजिए। एंटिसिपेटरी बेल को आपको कहते हैं अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत कहा जाता है एंटिसिपेटरी बेल को, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मैगजीन आती है, मैगजीन का नाम है बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। अगर आपका अधिकार है बेल लेने का तो आपको बेल देनी होगी, हम आपके बेल के अधिकार को मना नहीं कर सकते, ठीक है। बेल के अधिकार को आपको मना नहीं किया जाएगा, अगर बेल का अधिकार आपका है तो हमें बेल देनी होगी। जेल भेजना हमारा एक अपवाद है, ठीक है। जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। क्वेश्चन आता है कि किसने ये कहा, क्वेश्चन क्या आता है आपका कि किसने ये कहा, तो आपके जस्टिस BR कृष्ण अय्यर ने ये बात कही थी, ठीक है। जस्टिस BR कृष्ण अय्यर ने ये बात कही आपकी, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। कौन सा मामला आता है आपका, मामला है आपका स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद 1977। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, किसने ये बात कही थी आपकी, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, जस्टिस BR कृष्ण अय्यर ने, ओके। फिर स्टूडेंट जो बेल है आपका वो 2 पिलर्स पे डिपेंड है, ठीक है। इसके 2 प्रमुख स्तंभ आपके हैं, ठीक है, स्तंभ आपके 2 प्रमुख है। पहला है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हम ये मान के चलते हैं जब हम बेल देते हैं तो हमारी मंशा क्या होती है कि किसी भी इनोसेंस को कभी सज़ा ना मिले, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो निर्दोष को हम क्या ना दें, सज़ा ना दें। सेकंड क्या है कि अगर आप किसी को जेल भेजते हैं तो उसका फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी हानि होती है, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार हर व्यक्ति के पास है, तो अगर आप किसी व्यक्ति को सीधा ही जेल भेज देंगे तो कहीं ना कहीं उसके आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन है, तो हम क्या करते हैं, हमने एक रूल बनाया बेल को, ठीक है। इससे हम क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि किसी निर्दोष को सज़ा ना हो और आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन ना हो, ठीक है। फिर है कंसेप्ट आपका व्हेन जेल बिकम एन एक्सेप्शन। अब कब होता है कि जेल आपका अपवाद बन गया कि इस व्यक्ति को तो जेल में भेजना ही होगा, या कब आपकी जमानत खारिज कर दी जाएगी, ठीक है। कब आपकी जमानत, एक सेकेंड, कब आपकी जमानत खारिज की जा सकती है, तो इसमें आप लिख के आएंगे
कि अगर हमको लगता है कि जो एक्यूज्ड है आपका वो भाग जाएगा, हमें लगता है कि अगर हम बेल पे उसको छोड़ेंगे तो वो व्यक्ति भाग जाएगा, हमारे हाथ में नहीं आएगा। अगर हमको लगता है कि वो क्या करेगा, वो आपके सबूतों से छेड़खानी करेगा, ठीक है, जो सबूत है, एविडेंस आपके, उससे छेड़खानी किया जाएगा, तो हम ये देखेंगे, ठीक है। थर्ड है अपराध की गंभीरता। अगर अपराध आपके ज़्यादा सीरियस नेचर के हैं तो हम फिर उस व्यक्ति को एक बार बेल पे नहीं भेजेंगे, हम उसको एक बार जेल का ऑप्शन देंगे, ठीक है। फिर आपके दो इंपॉर्टेंट केसेस इसके रिलेटेड है, अनिश कुमार गाइडलाइंस, अनिश कुमार की गाइडलाइंस है, और आपका गुरबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। इन दोनों केस में यही आपके रूल्स को बताया गया कि जो आपकी बेल है वो आपका क्या है, रूल है, और जेल है आपका एक्सेप्शन है, ओके। तो ये दो केसेस आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट एक बात और कही गई इस केस में, इन केस में कहा गया ये, इसमें क्या कहा गया है कि कुछ ऑफेंस जो आपके स्ट्रिक्ट लॉ में आते हैं, ठीक है, कोई ऐसे अपराध जो आपके स्ट्रिक्ट कानून में आते हैं। स्ट्रिक्ट कानून कैसे, कोई टेररिस्ट अटैक, आपका टेररिस्ट आपका एक्ट है, ठीक है, टेररिस्ट एक्ट है आपका, तो वो कानून हो गया, ठीक है। या फिर अपना एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट हो गया, ठीक है, ये भी हमारा क्या स्ट्रिक्ट होता है। तो ये ऐसे ये जो मामले हैं आपके, ये स्ट्रिक्ट लॉज माने जाते हैं, ठीक है। इनमें हम क्या करते हैं, बेल नहीं देते। अगर हमें प्राइम ऐसा लगता है, अगर आपके मजिस्ट्रेट को देख के लगता है कि इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया हो सकता है, हमें सबूत देख के लगता है कि हाँ डाउट है कि इसने ऑफेंस किया हो सकता है, तो हम आपको बेल नहीं देंगे, ठीक है, तब हम आपको बेल नहीं देंगे। मामले क्या है आपके, एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हैं जो, कुछ लॉज ऐसे आपके, पहला है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन संशोधन निवारण अधिनियम, ठीक है। सेकंड है यूपा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। थर्ड है आपका NDPS, नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है कुछ ऐसे एक्ट्स के जिनमें आपको डायरेक्टली बेल नहीं दी जाती। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपने ऑफेंस किया हो सकता है तो आपको बेल नहीं दिया जाएगा, प्राइम ऐसे लगता है, ठीक है, प्रथम दृष्टया उसको ऐसा लगता है। तो फिर इसके एक केस और आपका सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इसमें आपको गाइडलाइंस दी गई थी। इसमें आपके दो जजेस थे, जस्टिस संजय कृष्ण कौल और जस्टिस MM सुदेश, ठीक है। इन मामलों में आपको कहा गया कि हम किसी को अननेसेसरी अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अननेसेसरी किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, गिरफ्तारी नहीं। 21F चार्ज के बारे में, ठीक है, 21 चार्ज, आरोप। आरोप क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को बता रहे हैं कि आपने क्या अपराध किया है, ठीक है, या तो आप सीधा डेफिनेशन बता सकते हैं कि आपने चोरी किया है या आप पे अपराध लगा है, या आपको पता नहीं है, कोई डेफिनेशन उसकी पर्टिकुलर नहीं है, तो आपने क्या कहा, आपने उसको बताया कि ऐसे ऐसे आपने ये अपराध किया है, तो हम क्या बताते हैं, उस व्यक्ति को हमने कोई टाइटल दे दिया, ठीक है, हमने किसी व्यक्ति को कोई टाइटल दे दिया कि आपने क्या अपराध किया है, तो उसको हम कहेंगे कि हमने उस व्यक्ति पे चार्ज लगाया है। इसका एक चैप्टर है आपका पर्टिकुलरली, चैप्टर नंबर 18, ठीक है, जो है सेक्शन 234 से लेके सेक्शन 247, ओके। फिर स्टूडेंट आप देखिए 21G कॉग्निजेबल ऑफेंस, 21G कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं, और 21H नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करते हैं। सो ये 21H नहीं है, यहाँ पे 2O है, ये मैं इसको सही कर देती हूँ, 21O। आपके जो नोट्स है उसमें ये सही मिलेगा आपको, ठीक है, 21G और 21O। इसमें हम कैसे याद करते हैं, गो, आप गो से याद कर लीजिए, कोई अपराध करके भाग गया। अब उसने कैसे अपराध किया हो सकता है, या तो उसने किया होगा संज्ञेय अपराध या उसने किया होगा असंज्ञेय अपराध, याद करने का तरीका गो, वो भाग गया। इसलिए मुझे भी यहाँ पे याद है कि हाँ ये गो बनता है यहाँ पे, मतलब कि इसने अपराध किया और भाग गया, या तो उसने अपराध संज्ञेय किया है या असंज्ञेय किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस एक साथ आपको समझाया हुआ है, क्या है, जहां पुलिस ऑफिसर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNS, ठीक है, और एनी अदर लॉ के अंदर क्या कहता है, में बताए हुए ऑफेंस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। आपने क्या किया, आप पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप क्या कर सकते हैं, बिना वारंट, आपके कोई वारंट नहीं है, बिना वारंट, नो वारंट, आप क्या कर सकते हैं, इसमें अरेस्ट कर सकते हैं।
याद करने का तरीका क्या है, आप ऐसे लीजिए, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वारंट का वेट नहीं करते। ये रियल बात है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके सीरियस नेचर के होते हैं, तो हम वारंट का वेट नहीं करते हैं, हम एक बार इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, वारंट हम बाद में देख लेंगे, पहले इस व्यक्ति को हमने अरेस्ट कर लिया। फिर है आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नो आ रहा है, तो मतलब हर बात पे नो लगाया हुआ है, नो वारंट नो अरेस्ट। ठीक है, नो वारंट नो अरेस्ट। ओके, कोई वारंट नहीं तो कोई अरेस्ट नहीं, नो वारंट नो अरेस्ट। ओके, ये ट्रिक है आपकी याद करने की। पुलिस ऑफिसर इसमें क्या करेगा, अरेस्ट करेगा बिना वारंट के, क्योंकि अपराध बहुत ज़्यादा गंभीर है नेचर के। इसमें क्या है, नो लगा हुआ है, तो नो वारंट और नो अरेस्ट। ओके, कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसका भी डिफरेंस हम देख लेते हैं। द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट अ वारंट। वही बात, इसमें आप क्या करेंगे, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपके पास वारंट नहीं है तो अरेस्ट भी नहीं होगा। द पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हमें मामले की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हमें मामले की क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो बिना परमिशन के, मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन के वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ ये बात, सेक्शन 175(1) के अंदर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, इसमें क्या है, पुलिस ऑफिसर को पहले परमिशन लेनी होगी मैजिस्ट्रेट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉग्निजेबल केसेस इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 173। इसको हम क्या कहेंगे, जो भी मामले आपके इसमें दर्ज होते हैं उसको हम कहते हैं FIR। ठीक है, इन मामलों की आपकी FIR की जाती है, लेकिन इन मामलों की FIR नहीं होती, इनकी कंप्लेन होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं NCR। इन मामलों की कंप्लेन होती है, जिनको हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ओके, इसकी होगी FIR, इसकी होगी आपकी NCR। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या आते हैं आपके, जो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं आपके, ये सीरियस नेचर के ऑफेंस है। इसमें आपके आएंगे मर्डर, रेप, थेफ्ट, किडनैपिंग। ठीक है, और वहीं जो आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो कम सीरियस नेचर के होते हैं। इसमें आता है चीटिंग, फोर्जरी, डिफेमेशन। ठीक है, मानहानि, चीटिंग के मामले इसमें आते हैं। ओके, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ओके, ठीक है स्टूडेंट, इसके अंदर कुछ जजमेंट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, हम फटाफट देख लेते हैं। पहला है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2014 का केस। सुप्रीम कोर्ट ने यह अनिवार्य किया कि यदि पुलिस को दी गई सूचना से किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने का पता चलता है तो BNS की धारा 173 के तहत FIR दर्ज करना अनिवार्य है। अगर हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, आपको पता लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो आप पुलिस ऑफिसर है, आपको FIR की रिपोर्ट करनी होगी। ठीक है, FIR आपको करनी ही होगी। लेकिन अगर है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो आपको पहले क्या करना होगा, FIR करने से पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच करनी होगी। आप पहले जांच करेंगे कि मामला संज्ञेय है या असंज्ञेय है। ठीक है, उसके बाद ही क्या करेंगे, आप FIR करेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट केस आता है। FIR की जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सीधी FIR नहीं होती, पहले आपको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी होती है। ठीक है, सेक्शन 174 के अंदर। ठीक है, तब आपका मामला दर्ज किया जाएगा। फिर है अनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इंपॉर्टेंट मामला। ये फैसला कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की शक्ति को नियमित करता है, सीमित करता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और आपको कोई पुलिस ऑफिसर पकड़ने आ रहे हैं, ठीक है, पुलिस ऑफिसर पकड़ने आ रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, प्रॉपर आपका फॉर्मेट फॉलो करेंगे, जो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। जो आप चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, ठीक है, अरेस्ट कैसे किया जाता है, वो सारे प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, तभी आप ऐसे कर सकते हैं अरेस्ट, वरना आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर कोई अपराधों में 7 वर्ष तक की सजा प्रावधान है, ऐसा कोई अपराध किया है जिसकी सजा 7 साल की सजा है, तो आपको पहले नोटिस देना होगा। ठीक है, जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं उनके परिजन को या उसके गार्डियंस को, ठीक है, गार्डियन या परिजन यानी कि उसके फैमिली मेंबर्स को आपको बताना होगा, नोटिस देना होगा कि हम इस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट करके जा रहे हैं। ये है आपकी धारा 35। ओके, नेक्स्ट है DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इंपॉर्टेंट केस आता है। इसमें भी यही बात हुई,
आपके कि ये कहा गया कि अरेस्ट के दौरान किसी व्यक्ति का ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। अरेस्ट के दौरान किसी व्यक्ति का मानव अधिकारों की हमें रक्षा करनी है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अरेस्ट कर रहे हैं, कस्टडी में ले रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ आपको क्रूरता नहीं करनी। अरेस्ट मेमो आपको प्रॉपर बनाना है। उसके पास अधिकार है कि वो वकील को अपॉइंट कर सकते हैं। उसके प्रिजन्स को, उसके रिलेटिव्स को आपको बताना है, परिजनों को आपको बताना है कि इस व्यक्ति को हम क्यों अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये दो मामले आपके एक और है, ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का। इसमें क्या कहा गया, किसी अपराध को कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल अजमानते मानकर, खासकर इस विशेष अधिनियमों से जुड़ा होता है, जो ऑफेंस आपके इन मामलों से जुड़े हुए हैं, जैसे कस्टम एक्ट से, सेंट्रल एक्साइज एक्ट से। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, अगर इस मामले से जुड़े अपराध है और मुझे डाउट है कि मामला आपका कॉग्निजेबल है, ठीक है, या नॉन कॉग्निजेबल है, या कुछ मुझे लगता है कि ये कॉग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है, तो मैं ऐसे मामले आपके कॉग्निजेबल मान के चलूंगी। ठीक है, संज्ञेय अपराध में मान के चलूंगी। अगर ये सीरियस नेचर के जो आपके ऑफेंसेस है, जो स्पेशल एक्ट है, अगर इसमें कोई अपराध हुआ है तो मैं ये मान के चलूंगी कि क्या है आपका वो अपराध आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, अगला है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुभाष राम कुमार बिंद। धारा 174 टू बीएनएसएस के तहत एक पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले की जांच मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना शुरू नहीं कर सकता। इस मामले में क्या कहा गया कि अगर ऑफेंस हुआ है नॉन कॉग्निजेबल, असंज्ञेय अपराध हुआ है, तो पहले आपको मजिस्ट्रेट से जांच की परमिशन लेनी होगी, इन्वेस्टिगेशन की परमिशन लेनी होगी, और अगर आपने परमिशन नहीं ली है तो ऐसी जांच आपकी इनवैलिड मानी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का लेक्चर अपना राजस्थान एपीओ का। हमने आज आपकी डेमो क्लास लगाई। स्टूडेंट, हमने लॉन्च किया है आपका बैच। इस बैच के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इस बैच में आपको बाइलिंगुअल क्लास, आपको पता ही है हमारी क्लासेज होते हैं बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, नोट्स भी आपने अभी देखे हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जब आपके पास टाइम हो आप देख लेना लेक्चर। ठीक है, फिर आपकी टेस्ट सीरीज भी रहेगी इसमें। ठीक है, प्रॉपर आपके टेस्ट लिए जाएंगे, वीकली टेस्ट आपके होंगे, वीकली आपके टेस्ट लिए जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट में मॉक टेस्ट दे दिया कुछ और, वीकली आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी। ओके, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में, और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको प्रोवाइड होगी। हिंदी और इंग्लिश लेक्चर्स भी आपके होंगे। हिंदी और इंग्लिश आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एपीओ एग्जाम में, तो उसकी क्लासेस भी, स्पेशल क्लासेस आपकी लगाई जाएगी। ठीक है, जो आपका इसके अंदर जो सिलेबस रहेगा हिंदी और इंग्लिश का, वो आपका आरपीएससी बेस रहेगा। ठीक है, आरपीएससी बेस सिलेबस आपका रहेगा, क्योंकि जो पेपर है आपका आरपीएससी ले रही है, तो इसकी जो बुक्स होती है उसी से मेनली हिंदी और इंग्लिश का हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये आपका बैच के बारे में। और अगर आपको पर्टिकुलरली सिर्फ बीएनएसएस को पढ़नी है, ठीक है, आपको एपीओ का पूरा बैच नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ बीएनएसएस पढ़ना है। ठीक है, तो बीएनएसएस अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो इसके फीस आपकी रहेगी। ठीक है, इसमें कंप्लीट बीएनएसएस हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपका होगा। हैंड रिटन नोट्स, ये नोट्स आपको जो दिखाए हैं वही ऐसे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लासेस रिकॉर्डेड रहेगी, बाइलिंगुअल होगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी क्लासेस रहेगी। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द क्लास। अगर आपको और कोई क्वेरीज है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करके भी मुझे एक आप क्वेरीज कोई है आपकी इस बैच से रिलेटेड तो आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास। ओके।